गुड मॉर्निंग। कुछ आज क्वेश्चन लैंग्वेज पेडागोजी का देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, इस बार आने वाला है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए, लैंग्वेज पेडागोजी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही सॉर्ट कर करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे निकाल करके उसे समझ करके आप सीटेट एग्जाम में जाएंगे तो 100% श्योर है कि आपका लैंग्वेज पेडागोजी का क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। पहली बात, सीटेट बहुत कम समय में अच्छा नंबर लाया जा सकता है, अच्छी तरह से तैयारी की जा सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फर्स्ट सिलेबस देखिए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और सिनॉप्सिस करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे आप सही कर लीजिए। आराम से आपके 90 से 100 के बीच में आ जाएगा कम समय में। ओके, देखिए, कक्षा 8 के अध्यापक कक्षा 8 के अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता, व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? बहुत ही ईजी है। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल होगा नहीं, क्योंकि समाज संस्कृति से संबंधित है नहीं। कार्यात्मक मॉडल होगा नहीं, विद्या मॉडल होगा नहीं, तो कोश विषयक मॉडल है। यानी आइए, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? पहली बात है, जो लैंग्वेज पेडागोजी में 4 साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन साइकोलॉजिस्ट हैं? नोम चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे और स्किनर। ये 4 लैंग्वेज पेडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझ करके जाएं। कम से कम 4 में से 3 तो जरूर क्वेश्चन लड़ जाएंगे। ये 3 साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चन लड़ जाएंगे। आइए, इसमें क्या कहता है? भाषा अर्जन उपकरण, यानी भाषा अर्जन उपकरण क्या होगा? नोम चॉम्स्की। आंसर क्या हो गया? चौथा। इससे संबंधित और जान लीजिए, इन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अब ये जन्मजात होती है तो उसके ब्रेन में क्या लगा रहता है? एक डिवाइस लगा रहता है जिसे हम एलएडी या एलएलडी यानी भाषा अर्जन उपागम या यंत्र या भाषा अधिगम उपागम या यंत्र कहते हैं। अब समझिए कि इन्होंने कहा कि एलएडी बच्चे में होता है, एलएलडी बच्चे में होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। इन्होंने कहा कि लघु व्याकरण की संज्ञा इन्होंने दी, बच्चे खुद अपना व्याकरण तैयार कर लेते हैं। व्याकरण की संज्ञा कौन दी? नोम चॉम्स्की ने दी। जेनेटिव ग्रामर कौन कहा? तो नोम चॉम्स्की। सारे नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन रहते हैं। अब डीप सरफेस लेयर, आउटर सरफेस लेयर, सब नोम चॉम्स्की का है। जीन पियाजे लैंग्वेज के विषय में क्या बोले? जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे में पहले विचार आता है, तब क्या आता है? भाषा आता है। बच्चे में पहले विचार आता है, तब भाषा आता है। वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे में पहले भाषा आती है, तब जा कर के विचार आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये ब्रूनर का है सांकेतिक। आइए, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होगा? संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास, यानी कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट। क्रेसन के अनुसार, स्टीफन क्रेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई स्टीफन क्रेसन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इन्होंने कहा कि बच्चे सेकेंड लैंग्वेज को क्या करते हैं? एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज को सीखते नहीं, अर्जन करते हैं। चलिए, ये ठीक है, अर्जन करते हैं, सही बात है। अभी कह रहे हैं क्या? क्रेसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते
हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं। कौन अधिक निवेश देखते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। अब देखिए कौन करते हैं, न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, जो न्यून रहेगा वही ना उसको ग्रहण करके आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं। आइए, भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम, असमान, यानी ये अलग है। भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत का ये अलग बात है। अब भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत अर्थ अभिव्यक्ति के भाषा संसाधन के रूप में, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों के अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अंतःव्यक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, भाषा समाज में अस्तर बनाने का साधन है। यही आपका नहीं होगा, बाकी ये तीन क्या है, असमान है, यानी असमान ए तीन है, असमान ए तीन है, और इसके अनुसार कौन होगा, ए होगा, यानी ये खत्म हो गया, ये वाला 1 2 3, 1 2 3 क्या है इसमें। चलिए ओके, इस तरह के क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान दे करके बनाइएगा, क्योंकि असमान और विषम नहीं, ये सोचने पर विवश कर देता है, और उस समय एग्जामिनेशन हॉल में माइंड थोड़ा डेविएट रहता है। इसलिए कांस्टेंट होकर के यदि ऐसे प्रश्न नहीं बनने लगे जिसमें नहीं है, असमान है, विषम है, तो एक बार गहरा श्वास लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गहरा श्वास लीजिए। जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन चले जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत हैं। ये जितनी सारी बात बोली जा रही है वो किसकी है, सहयोगात्मक शिक्षण की है। और सहयोगात्मक शिक्षण की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन, स्टीफन क्रसेन, SLA कौन दिया था, स्टीफन क्रसेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो आप क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाइएगा, 30 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं कि बहुत ही VVI है। देख रहे हैं अभी 2 क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही VVI है, उसे आप नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से टॉपिक को समझ करके जाइएगा। अब क्या कहता है, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा। सरल निवेश का प्रावधान नहीं, वाक्यगत संरचनाओं का अनुभव देना नहीं, मानक तो दम से नहीं होगा, से परिचित कराना नहीं, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना। जब भी हम कोई चीज फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जो भी सीखते हैं तो क्या होते हैं, टेंशन फ्री काम करेंगे तभी ना सीखेंगे। सीखना नहीं, यहाँ अर्जन की बात है, तो अर्जन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस माइंड में रहता है बात तो क्या रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। तो ये तनाव मुक्त परिवेश का क्या करना है, सृजन करना। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या हुआ कि जब भी हम आकलन करते हैं उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, हम करें या दूसरा कोई करे या कोई करे, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसको हम क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठता। लिखित परीक्षाएं नहीं, प्रदत्त कार्य नहीं, निबंध लेखन नहीं, क्या कहेंगे, रूब्रिक। आइए, एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन सा रूब्रिक अत्यधिक सहायक होगा। समग्रतावादी, समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है तो उस अध्यापक के लिए कौन रूब्रिक अधिक सहायक होगा, तो क्या होगा, समग्रतावादी। रूब्रिक है क्या, इसमें 2 क्वेश्चन आ चुका है रूब्रिक का, तो हम रूब्रिक बताते हैं। रूब्रिक जो है वो एक टूल है। किसका टूल है, असेसमेंट का टूल है। असेसमेंट का रूब्रिक क्या है, टूल है। बच्चों के पास बहुत सारे गुण होते हैं। अब सभी गुण का हम तो आकलन कर लेते हैं कि जो बच्चे, मान लिया कि कोई X विद्यार्थी है, उसके पास बहुत सारे गुण हैं। अब हम उस गुण को मेजर करने के लिए हम किस तरह से उसे ग्रेडिंग देंगे, किस तरह से उसे रेटिंग देंगे, ये तो हम बताते हैं, उस समय दुविधा में हो जाते हैं। तो वही है कि रूब्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, हम ग्रेडिंग या रेटिंग देते हैं। और ये रेटिंग या ग्रेडिंग लाल स्याही से दिया जाता है, टिप्पणी किया जाता है। मान लिया कि बच्चे X हैं, उनको
तैरना भी आता है, उनको अच्छा क्रिकेट भी खेलना आता है, उन्हें अच्छा गाना भी गाना आता है, उन्हें अच्छा समाज के साथ बोलना भी आता है, उन्हें अच्छा पढ़ना भी आता है, यानी पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। यदि हम उसको ग्रेडिंग और रेटिंग देना चाहें तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय रहेगा ही, तो उस तरह से नहीं, हम रेड स्याही से क्या करेंगे, उस पर टिप्पणी देंगे, स्कोरिंग करेंगे। 1 है, मान लिया कि ग्राफिक में करते हैं या अंकित में करते हैं रेटिंग, तो ये उसी को हम क्या कहेंगे, रूब्रिक कहेंगे। ओके। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसे हम इसका दूसरा हिंदी भी होगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। अब एनईपी 2020 में, अब इसके बारे में समझ लीजिए। एनईपी 2020 में जो बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, वो बच्चे एक्टिविटी करते यानी अपने शरीर को पूरी तरह से क्या करते हैं, उस जो टॉपिक पढ़ाई जाती है, मान लिया कविता, कहानी, कुछ भी जो पढ़ाया जा रहा है विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से, वो क्या करते हैं, अपने शरीर को उस एक्टिविटी में क्या करते हैं, समाहित कर देते हैं। यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के द्वारा एक टीचर क्या करेगा, उस टॉपिक को एक्टिविटी के माध्यम से डील करेगा। ये बहुभाषी कक्षा में होता है, क्योंकि बहुभाषी कक्षा में बहुत सारे लैंग्वेज के स्टूडेंट रहते हैं और टीचर को बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे को पढ़ाना टफ हो जाता है। ये कक्षा के लिए तो संसाधन है, बच्चों के लिए तो संसाधन का काम करता है, लेकिन टीचर के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए टीपीआर के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर, वो शारीरिक एक्टिविटी करवा करके शरीर के द्वारा, यानी आँख, मुंह, हाथ, पैर सभी उस एक्टिविटी में लगा देते हैं और बच्चे उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। भाषा समझे या ना समझे, वो संकेत को समझ जाते हैं, अच्छी तरह से टॉपिक को सीख लेते हैं। आइए इसे हम देखेंगे। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों का ध्यान में रखें। गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी हम बताएं, द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है। कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट रहेगा तो आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहे या और सारे क्वेश्चन रहे, आसान से बन जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिनियम के बारे में आपका क्या मत है। आइए, भाषा अधिनियम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है। सही बात है, भाषा अधिनियम में बोधगम्य योग्यताएं क्या होगा, उत्पादक कौशल से पहले आएगा। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में क्या हो जाएगा, यानी सुन करके हम क्या करेंगे, बोलेंगे। भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर। भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होता है, ये गलत है, मुक्त नहीं होता है, समाहित होता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आंसर है, वही होगा, चौथा नहीं होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर कौन बल देगा, टीपीआर, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, वही देगा ना। चलिए, एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा किसका कर रही है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। ये बता रही है कि मुंह धो करके आइए, हाथ धो करके आइए, तो शारीरिक एक्टिविटी करवा रही है, तो टीपीआर है। एक अध्यापक विद्यार्थियों का अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों को पहचान करें, एक कौन सा हो जाएगा, समान रूब्रिक हो जाएगा। विश्लेषणात्मक तो टिप्पणी करेगा, ये क्या होगा, समान रूब्रिक हो जाएगा। कह रहा है कि एक अध्यापक अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है, तो इस क्या है, समान रूब्रिक है। आइए, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। अब संकेत देती है
संकेत हो गया, पार हो गया, सहारा हो गया, मदद हो गया। अब समझिए ये किसका है, ये आपका वाइगोस्की का है। और ये टर्म यदि आ जाए तो वही टर्म आप लगाइएगा। इसमें चारों ऑप्शन लग रहा है सही है। अब कह रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, देखते के साथ लगेगा यही कर रही है। विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, लगेगा यही कर रही है। विद्यार्थियों को किसी ओर ढाल रही है, तो विद्यार्थियों को क्या कर रही है, मदद कर रही है। 4 टर्म था, चलिए यही है आंसर। इस तरह से आप कोड बना करके पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जाइएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को लैंग्वेज पेडागोजी में थोड़ा दिक्कत होता है कि लैंग्वेज में बहुत कम नंबर आ रहा है मैडम, तो आप ध्यान दे करके जो भी सेट मारते हैं, ये बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान दे करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे निकाल लें। शिक्षा में बहुभाषावाद, बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म, त्रिभाषा सूत्र, एक खत्म हो गया, 3 भाषा है। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों के भाषा का प्रयोग, ये मान सकते हैं कि होगा। विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति नहीं होगा, सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। अब बहुभाषिक, आप समझिए कि ये दोनों आप तो आराम से काट दीजिएगा, ये दोनों में दिक्कत होगा। अधिगम और प्रयोग, बहुभाषिक कक्षा कक्ष रहता है तो बच्चे जो है विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अधिगम नहीं करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये संसाधन होता है, कक्षा कक्ष में संसाधन का काम करता है, शब्द भंडार बनते हैं, लेकिन ये प्रयोग करते हैं, अधिगम नहीं करते हैं। यह आ गया 2 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी, अब अधोमुखी कहने का मतलब क्या है, ये ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी मीन्स ऊपर की ओर जाना, अधोमुखी मीन्स नीचे की ओर आना। यानी ध्वनि संरचना, ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, वाक्य हो गया, और क्या हो गया, संवाद हो गया, संवाद हो गया। ये जो क्या है अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी क्या है, ये क्या है, अधोमुखी है, समझ लीजिए ये अधोमुखी है। यदि हमको कहे ऊर्ध्वमुखी, यदि हमको कहे ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वमुखी कहे तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ऊपर की ओर। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो क्या चल जाएगा, संवाद से चल जाएगा, ध्वनि की ओर चल जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊर्ध्व मीन्स ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश को देख ले, इंग्लिश एक ही रहता है, इंग्लिश में गड़बड़ नहीं रहता है, हिंदी में गड़बड़ रहता है। जब आप क्वेश्चन मारिए, क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखिए, अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया, गलत है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है, गलत है। आइए, संदर्भ और संकेतों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। अब देखें ये कहाँ चला गया, ध्वनि से संवाद की ओर चला गया। संवाद क्या हो गया, जटिल हो गया, बीच में और क्या आ गया, शब्द आ गया, और क्या आ गया, वाक्य आ गया। तो ये क्या हो गया, जटिल हो गया ना, यही है। चलिए, कक्षा 3 के एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को भोजन और भोजन करने से संबंधित शब्दों को 4-4 के समूह में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद इन शब्दों का चार्ट पेपर दीवार पर लिखकर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, तो विषयक उपागम, विषय से संबंधित है तो विषयक है। भाषा क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन एक बार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे नजर पड़ेगा तो लगेगा कि कौन इसमें टिक लगाए। सामाजिक व्यवस्था भी है, वैज्ञानिक व्यवस्था भी है, व्यवस्थाओं का व्यवस्था भी है, भाषा संप्रेषण की व्यवस्था भी है, सब है, सब है, सब है। लेकिन इनमें से कौन बेहतर है, तो इनमें से जो बेहतर है भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। व्यवस्थाओं का व्यवस्था कहने का मतलब क्या है, भाषा जो है, भाषा का हम जब प्रयोग करते हैं तो इसमें भाषा की संरचना में हम देखते हैं, भाषा की संरचना में देखते हैं तो अभी हम बताएं कि ध्वनि पहले आता है, स्वर या व्यंजन, ध्वनि आता है जो स्वर या व्यंजन रहता है, उसके बाद शब्द रहता है, शब्द रहता है, शब्द में आपको संज्ञा, सर्वनाम, अन्य रहेगा, उसके बाद आपका वाक्य रहेगा, वाक्य में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है और संवाद रहता है।
आप देख रहे हैं इस तरह से आप जो प्रक्रिया देख रहे हैं ये क्या संरचना है, तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है ना। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? बुनियादी चरण, फाउंडेशन, फंडामेंटल। फाउंडेशन तो कौन आ जाएगा? 5+3+3+4 मॉडल है, तो ये कौन हो जाएगा? ये फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फाउंडेशन स्टेज हो जाएगा। फाउंडेशन स्टेज यही तो है, यानी क्या हो गया? प्रथम 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानांतर के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करते हैं। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? अब इसे समझिए कि क्या कहा जाएगा। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय शब्दों में ध्वनियों के समानता पर, अब ध्वनि साम, ध्वनि विज्ञान, ध्वनियों की समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है, जैसे धन, बल, धन, मन, जन। ऐसा क्या है? एक कैसी विधि है? ध्वनि साम विधि है। और ध्वनि साम विधि में क्या आ जाएगा? ध्वनि विज्ञान, यही तो है। चलिए, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी वाक्य भी बोलता है। अब समझिए, कह रहा है कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी का वाक्य बोलता है। एक वाक्य में नहीं यूज कर रहा है दोनों, मतलब पूरे संवाद में कुछ कुछ वाक्य को क्या कर रहा है? अंग्रेजी में बोल रहा है। तो क्या होगा? कोड स्विचिंग हो जाएगा। कोड मिश्रण नहीं होगा, कोड मिक्सिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक नहीं होगा, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या कहता है कि जब भी हम संवाद करते हैं तो एक वाक्य, मान लिया कि हम, मेरा लैंग्वेज है हिंदी, तो इनिशियल या बीच में क्या करेंगे? पूरे वाक्य को हम हिंदी में बोलेंगे, लेकिन कभी कभी कोई और वाक्य इंग्लिश में हम बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोड स्विचिंग हो जाएगा। और कोड मिक्सिंग क्या हो जाएगा? एक ही वाक्य में हम क्या, हिंदी और इंग्लिश, जैसे मैं संडे को घर जाऊंगी, अब संडे क्या है? अंग्रेजी है। अब इसमें क्या है? कोड मिक्सिंग है, यानी इसको हम दूसरे रूप में कहेंगे इंग्लिश। इसको क्या कहेंगे? हिंदी इंग्लिश लगा करके हम वाक्य का यूज करेंगे, तो ये क्या होगा? कोड मिश्रण हो जाएगा। समझ गए होंगे आसान से। सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग को सीखना, यही तो है। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषिक शिक्षा में जाना जाता है। कक्षा में फेल ना करने की नीति में, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद में, त्रिभाषा बहुभाषिक शिक्षा में। चलिए, संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन। फॉर्मेटिव कहाँ होगा? कंटिन्यूअस असेसमेंट में होगा। तुकबंदी और गीत क्या है? भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है, कंठस्थीकरण के लिए सामग्री है, मुंह सिखाने के लिए शब्द भंडार के लिए सामग्री है। तुकबंदी और गीत क्या है? भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है। कक्षा 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें, लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए परेशान कर रही है? आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। आड़ी तिरछी रेखा लिखने के लिए जानेगा तब ना वो आगे लिखेगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य विद्यालय विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करना है? क्या हो जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं होगा, बहुभाषी मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन नहीं होगा, भाषा संग्राम भाषा संग्राम 2015 में स्टार्ट हुआ था। कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद, कक्षा 5-5 समूह में बांटती है, 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पूर्ण लेखन करना। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? अब समझिए, श्रवण गतिविधि नहीं, क्योंकि अनुच्छेद में बांट के, ग्रुप में बांट के अनुच्छेद को पढ़ने के लिए बोल रही है अपने ही भाषा में। वाक्यों का श्रुतलेख नहीं, अनुच्छेद श्रुतलेख। अब ये दोनों तो नहीं होगा ढंग से, वाक्यों का श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख। तो अनुच्छेद में बांट करके करिए तो क्या होगा? अनुच्छेद श्रुतलेख होगा। शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थी की
सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड कहलाएगा पोर्टफोलियो आकलन। इस तरह से हम 30 क्वेश्चन देखे हैं। 30 क्वेश्चन में हम देखे हैं कि बहुत सारे जो टॉपिक है रूब्रिक से आपका आया है। कौन कौन से टॉपिक से आया है? पहला आया है जो रूब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आया है टीपीआर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा आया नोम चॉम्स्की, वो भी इम्पोर्टेंट है। चौथा आया मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषावाद, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, ये सब टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 जो टॉपिक है देखने को मिला, यानी इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। तो इस तरह से हम जो सेट बनाते हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर है। ऐसे पेडागोजी का 15 क्वेश्चन रहता है, 2 सेट मिला करके बनाया गया है। तो जो आया हुआ क्वेश्चन है तो 7-8 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से निकाल करके आप एक नोट्स बना लें और कम समय में आप सीटेट लैंग्वेज अच्छा नंबर ला सकते हैं। दैट्स ओके।